जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके सामने मैराथन की क्लास चल रही है, जिसमें कि आपको नोट्स के जो है कि आपको बेहतर तरीके से जो है कि नॉलेज दिया जा रहा है। नोट्स के अकॉर्डिंग आप जो है कि बेहतर तैयारी कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ, उसके लिए ये मैराथन क्लास आपके लिए चल रही है। तो आपके लिए मैराथन क्लास में बात करें तो कल जो है कि आपका जो जियोग्राफी का आपका प्रैक्टिस सेट किया गया था, उसमें बता दें तो आपका जो है कि क्लास 6 का जो है कि कुछ पार्ट उसमें से अधूरा रह गया था, उसी को आज हम लोग पूरा करेंगे। तो 6, 7, 8 का पूरा आपका जियोग्राफी का सिलेबस है, वो हम सोचेंगे कि इस वीडियो में कंप्लीट कर पाएँ। यदि नहीं होगा तो एक पार्ट और इसका करेंगे। पर चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके पहले हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है, ये जियोग्राफी का चल रहा है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपका सिविक्स का जो है कि अगला पार्ट देखने को मिलेगा, तो जो कि आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दें। इसका पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के इसके पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से बाकी था, यानी अगला चैप्टर जो एक ही चैप्टर नंबर 6। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या है? तो पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, जैसा कि आपको पता है। कहीं पर उबड़ है, कहीं खाबड़ है, यानी कहीं पे ऊंचाई है तो कहीं पे उसमें बहुत सारा जो है कि गहरा है। तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के क्या है, स्थल रूप हैं, और स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ क्या है कि समतल हैं। तो बिल्कुल बात सही है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। यानी जो ये स्थल रूप हैं, ये किन कारणों से होते हैं? तो इनके दो परिणामों की वजह से होते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? तो वो देखिए दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये पहला जो है कि एक प्रथम जो है कि आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, तो कहीं क्या होती है, धंस जाती है। उसके बाद दूसरा जो है कि क्या है कि बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है, और पृथ्वी के सतह के टूट कर घिस जाने को ही क्या कहते हैं, अपर्दन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि अपर्दन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह को टूट कर घिस जाने को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अगला जो पॉइंट है कि अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह जो है क्या हो जाती है, घिस जाएगी। कोई भी चीज़ घिसती है तो वो क्या होती है, पतली होती है, नीची होती चली जाती है। तो अपर्दन के कारण भी हमारी जो सतह होती है पृथ्वी की, वो नीची होती चली जाती है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से क्या होता है, निर्माण होता है। यानी जो जैसे जगह खाली हो जाएगी, फिर वहाँ पर जो है कि निक्षेपण क्रिया के द्वारा जो है कि वहाँ पे जो मिट्टी आके जमा हो जाती है, उसके द्वारा फिर वह बराबर हो जाती है, तो उसे निक्षेपण क्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उन्हीं के कुछ भाग को जो स्थल रूपों में है। तो स्थल रूप पहला क्या है, पर्वत। पर्वत आप देखे ही होंगे। तो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक क्या है, ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का जो शिखर होता है छोटा होता है और आकार में चौड़ा होता है, छोटा तथा आकार में चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। यानी पर्वत आप देखे होंगे किस तरीके से, इस तरीके से आप देखे होंगे, जो कि नॉर्मल भूमि से काफ़ी जो है कि ऊंचाई पर होता है। कुछ पहाड़ जो है बादलों से भी क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ जो है क्या है, बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु क्या होती है, ठंडी होती जाती है। यानी जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर चढ़ेंगे तो जलवायु क्या मिलेगी आपको, ठंडी होती हुई मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं हिमानी के बारे में। तो हिमानी क्या होता है, तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। यानी कुछ पर्वतों पर क्या होती हैं, हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें ये क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं श्रृंखला की। तो पर्वत की एक रेखा में क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ये सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। यानी इस तरीके से मान लीजिए ये पर्वतों की श्रृंखला जो चली जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, पर्वत एक क्रम से होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हिमालय। हिमालय जो है आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यानी हिमालय जो है कहाँ की है, तो एशिया की है। आल्प्स की बात करें तो यूरोप की है, और एंडीज की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात की गई है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में क्या होती है, भिन्नता होती है। और पर्वत निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, तो एक होता है वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोथ पर्वत, और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो पहला जो पर्वत है उसके बारे में देख लीजिए। तो हिमालय तथा आल्प्स क्या है, आल्प्स क्या है, वलित पर्वत हैं, और जिनकी सतह क्या है, उबड़ खाबड़ है। यानी जो वलित पर्वत होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो इनका जो सतह होता है कैसा होता है, तो उबड़ खाबड़ होता है। मतलब कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से जो पर्वत होते हैं इस तरीके से होते हैं। तो इनका जो सतह होता है ये ऐसे नहीं होकर के क्या है, उबड़ खाबड़ है। इसी को बोला गया है कि ये किस तरीके से हैं, तो वलित पर्वत है।
और जो है कि जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर जो है शंक्वाकार है। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है। ये भी आप याद रखें कि भारत की अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद बात करते हैं ब्रह्मशोथ पर्वत की, तो वह जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मशोथ पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी और तथा वास्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के क्या है, उदाहरण हैं। यानी जब पर्वत होता है उसका बहुत बड़ा भाग क्या होता है, टूट जाता है, तो ये जो पर्वत बचता है तो इसी क्या कहते हैं, वो ऊर्ध्वाधर रूप से क्या हो गया, विस्थापित हो गया, तो ये ब्रह्मशोथ पर्वत का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। अगला जो पार्ट है कि ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। यानी जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। यानी अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है तथा जापान का फ्यूजियमा, इस तरह के पर्वतों के क्या हैं, उदाहरण हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर पठार, यानी जो स्थल रूपों में पर्वत को आप देख लीजिए, पठार को देख लीजिए। तो पठार क्या होता है कि उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यानी कि आप देखे होंगे कहीं पर पृथ्वी का ऐसा भाग होता है जो इस तरीके से कहीं कहीं उठा रहता है, मतलब इस तरीके का। यहाँ पे ये उठा तो है, उभरा हुआ भाग है, नॉर्मल ज़मीन से ऊपर है, पर यह क्या है, इस ऊपर सपाट है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, जैसा कि आपको बता दिए। और पठारों की प्रायः ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठार नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार, केन्या में तंजानिया और पूर्वी अफ्रीका का युगांडा पठार जो है कि बिल्कुल आप जान सकते हैं उसके बारे में। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये भी आप ध्यान देंगे, और जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 600 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना एवं सोना एवं हीरो के खान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि हीरा जो और सोना जो है कि कहाँ के पठारों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं, तो अफ्रीका के लिए। ऊपर से देखिए अगला कि भारत में जो छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या मिलता है, तो लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत, जो हवाई द्वीप कहते हैं, सागर की सतह के नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है अंदर। ठीक है, नहीं तो यह बाहर होता तो ये एवरेस्ट शिखर से भी क्या होता, ऊंचाई होता। हालांकि ऊंचाई है पर ये अंदर है। उसके बाद देखते हैं मैदान, तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से कितने मीटर ऊंचे होते हैं, तो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, ये भी ध्यान देना है। एशिया में स्थित भारत के में गंगा का मैदान प्रमुख उदाहरण है। मनुष्य के रहने खेती करने के लिए क्या होता है, ये जो मैदान होता है ये बहुत ही उपयोगी है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है जो एक देश, हमारा देश भारत। इसमें बात करें तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय ऊंचे शिखरों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीपीय तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है, और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर तक का है। याद रखेंगे। उसके बाद भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर स्थित है, यानी कि ये जो हमारा गोलार्ध होता है तो इस गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पर भारत आपका। ठीक है, उसके बाद बात करें कर्क रेखा जो है कि 23.30 डिग्री जो है कि उत्तरांश में देश के लगभग मध्य भाग से होकर क्या होती है, तो गुजरती है। और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8.4 डिग्री, और उसके बाद उत्तर और तथा 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है 68.7 डिग्री से पूर्व तथा 97.25 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच है। उसके बाद देशांतरी विस्तार लगभग 29 दिया है ना, लगभग 29 के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। पर इस तरह दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा, और प्रत्येक एक देशांतर के लिए समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी एक देशांतर के लिए जो दिक्कत होती है, यानी 1 डिग्री की बात करें तो वो किसको दर्शाता है, 4 मिनट को। ये पहले चैप्टर में आपको बता दी है क्लास 6 के। ठीक है, उसी में बात करें तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, यानी गुजरात की अपेक्षा जो है अरुणाचल में क्या होता है, सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले ही हो जाता है। तो देखिए अपने ही देश के दो छोरों में कितना अंतर है, 2 घंटे का फर्क हो जा रहा है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की बात करें
तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए देखिए, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है और राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन की बात करें तो वहीं पर भारत में भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, तट और द्वीप समूह भी हैं। भारत के उत्तर में हिमालय है और हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, यानी बर्फ का घर। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। भारत में क्या है, 2 द्वीप समूह हैं। पहला है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है और दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद बात करें कि यहाँ से जो है कि राज्यों की राजधानियाँ दी गई हैं, आपको ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची और कर्नाटक बेंगलुरु। ठीक है, तो ये आपके दिए गए हैं, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो बचे हुए हैं वहाँ पर है केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई और तेलंगाना हैदराबाद। उसके बाद जो बचता है त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून और पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। और कुछ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों को आपको ध्यान से और देखना है, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर पूछने का चांस रहता है। तो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली दिल्ली, लद्दाख लेह, लक्षद्वीप का करावती। ठीक है, और उसके बाद है पुडुचेरी का पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप। और उसके बाद 8वां है जम्मू कश्मीर में, गर्मियों में जो है श्रीनगर रहती है, सर्दियों में जम्मू। ये आपको याद रखना है। देश के अगर बात करें तो भारत के और क्या क्या नाम है, तो हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत और भारत, यानी इनके 4 नाम है, आपको याद रखना है। देश की राजधानी नई दिल्ली, इसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख किलो वर्ग मीटर। भारत की राष्ट्रभाषा जो है कि हिंदी दिया है, पर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, न कि, जबकि क्या इसको कहते हैं, भारत की राजभाषा हम कह सकते हैं हिंदी है। ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, पर इसमें दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। कुल राज्य जो है 29 है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 7 हैं। ठीक है, यहाँ पर 28 आपको याद रखना है ये चीज़ें। कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 28, और केंद्र शासित प्रदेश 8। ठीक है, और कुल जिलों की बात करें 640 दिया है। कुल गांव, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बाकी चीज़ें आपको पता ही है। हाँ, ये चीज़ देख सकते हैं आप। भारत की समाज से ये सटे देश नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और उसके बाद भारतीय सीमा को संपर्क करने वाले सागर तथा समुद्र कौन कौन से हैं, तो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद राष्ट्रीय आदर्श वर्ष सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो आपको पूरा का पूरा जानकारी यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है भारत में मेघालय, जो कि मासिन राम में होता है, मेघालय में स्थित है। सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार, सबसे अधिक वनों वाला राज्य असम, सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य कश्मीर और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। उसके बाद सर्वाधिक गानों वाली फिल्म जो कौन सी है, तो इंद्रसभा। सबसे तेज चलने वाली गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, नई दिल्ली से भोपाल, वो पहले। और उसके बाद सबसे महंगा नगर बेंगलोर। और ये बाकी चीज़ें जो है कि आप पढ़ सकते हैं। सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न, अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और भारत की कुल भाषाएं, ये सारी चीज़ें जो है कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 8, भारत के बाद में बात करते हैं तो जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बात में। तो मौसम क्या होता है, तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है, जिसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण होता है, वो क्या कहलाता है, तो मौसम होता है। मौसम यानी कि वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला क्या है, परिवर्तन है। तो भारत में प्रमुख मौसम कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये चीज़ें 4 जो है कि मौसम, सर्दी, गर्मी और शरद और वर्षा, जून जो है कि ये जो है कि बिल्कुल मिलते हैं, जो कि दिसंबर से फरवरी तक रहता है। मार्च से मई तक का मौसम, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, और अक्टूबर का नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम। तो ये कि साथ हो जाता है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए शीत ऋतु।
ऋतुओं की बात करें तो शीत ऋतु में ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है शीत ऋतु में। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म में जो है मौसम में सूर्य की किरणें जो है सूर्य की सीधी पड़ती हैं पृथ्वी पर, जिसके कारण तापमान अधिक हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। वर्षा का मौसम की बात करें तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब क्या होता है, वर्षा होती है। शरद ऋतु की बात करें तो इस समय पवन जो है कि स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर क्या होती है, बहती है। यह मौसम लौटने का समय होता है और भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में क्या होती है, वर्षा होती है, क्योंकि वे लौट करके जाती हैं। जलवायु की बात करें तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून जो है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम होता है और किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता है, बिल्कुल है। राजस्थान में मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत जो है कि गर्म स्थान है। जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। समुद्र तट होने के कारण ये स्थान बहुत क्या है, आर्द्र है, यानी आर्द्रता पाई जाती है, नमी होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो राज्य है वो मेघालय है, जिसमें मेघालय राज्य में मौसिनराम में होती है, जो पहले ही आपको बता दी। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पूरे साल मौसम एक जैसा रहता है। भारत उष्णकटिबंधीय में आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो जो पौधे, घास, झाड़ियाँ बिना मनुष्य की सहायता के उग जाते हैं, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उन्हें ही प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जो बिना किसी मनुष्य के सहायता के उग जाते हैं। ठीक है, वन प्राणी की बात करें तो वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियाँ हैं, जैसे सरीसृप, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। अगला जो पॉइंट है, देखिए यहाँ से बात करें तो क्लास 7th का जो है कि आपका जियोग्राफी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम सोचेंगे, इतना प्रयास करेंगे कि ये जो है क्लास 7th का आज की वीडियो में कवर हो जाए, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास 8 वाला जो जियोग्राफी का भाग, वो हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपके लिए भी पढ़ने के लिए आसान रहेगा, बोरिंग नहीं होगा और आपको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पर PDF आपको एक साथ दे देंगे। ठीक है, आप वहाँ से उसको सारी चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं, पर आपको वीडियो जो है कि अलग अलग करके दे रहे हैं, आपको भी आसानी होगा और हमको भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कि ठीक है। अगला देखिए हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए क्या करता है, भूमि प्रदान करता है। उसके बाद बात करें पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं, तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और सजीव, यानी कि ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारे पर्यावरण के घटक हैं। उन घटक में बात करें तो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो हम मानव की बात करें तो एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। प्राकृतिक, ये जो मानव पर्यावरण था, ये प्राकृतिक की बात करें तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। उसके बाद आगे शुरू करते हैं। तो पृथ्वी ठोस, पर्पटी या उपकठोर जो है कि ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। और जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, यह जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल के को क्या करता है, थामे रखता है। चौथे नंबर की बात करें तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखना है। तो पृथ्वी के अंदर बात करें तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, जैसा कि आपको पता है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग की बात करें तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है आंतरिक क्रोड। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला भाग है इसको कहते हैं आंतरिक क्रोड, ठीक है। बाहर वाले को क्या कहते हैं, आपका जो बाहर है जो भूपर्पटी। उसके बाद जो बीच वाला भाग ये बचता है पूरा का पूरा, ये आपका मेंटल है, और सबसे ज़्यादा यही है आपका मेंटल, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देना है, अभी यह शायद आपको देखने को आगे मिले। तो चलिए भूपर्पटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भूपर्पटी पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। यह महाद्वीप की सतह से लगभग 35 किलोमीटर तक है, और यह सिलिका एवं एल्यूमिना जैसी खनिजों से बना है, ठीक है। और महासागर सतह के नीचे 5 किलोमीटर तक सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इसे क्या कहा जाता है, सीमय कहा जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम की बनी, इसीलिए इसे सीमय कहा जाता है।
पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। देखिए ये 35 किलोमीटर और ये 2900 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके आंतरिक जो परत है, क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 क्या है किलोमीटर है। उसके बाद यह निकल एवं लोहे की बनी है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है, क्योंकि ये निकल से यानी और लोहे का Fe, तो नीफे कहा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या है? पर्पटी है। यानी पृथ्वी का पूरा जो आयतन है उसका केवल 1% सोचिए कि जो हमारी भूपर्पटी है वो है, और 84% मेंटल है, 15% हिस्सा क्रोड है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि मेंटल का जो है एरिया सबसे अधिक है, ठीक है, 84% है। उसके बाद आ जाते हैं सेल के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। सेल 3 प्रकार की होती हैं। पहला अग्नि सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा कायांतरित सेल। आपको याद रखना है। पहले अग्नि सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। जो अग्नि सेल होती है ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, मसाले तथा चूर्ण ग्रेनाइट से बने होते हैं। बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बने होते हैं। अग्नि सेल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी सेल और एक बहिर्भेदी सेल, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं अगला, अवसादी सेल क्या होता है। अब प्रकृति के कारकों द्वारा सेल किसी स्थान पर जमा हो जाता है और दबकर एवं कठोर होकर सेल बन जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। रेत के दानों से बनता है। दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना है, जो कि एक उदाहरण है किसका? अवसादी सेल का। उसके बाद कायांतरित सेल की बात करें तो अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च तप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में ही क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तित हो जाती है? स्लेट में, और चूना पत्थर संगमरमर में। यानी जो अवसादी सेल या फिर अग्नि सेल होते हैं वही अगर लंबे समय तक उच्च ताप और उच्च दाब के अंदर जो है क्या होते हैं, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है, ये भी याद रख सकते हैं। जीवाश्म जो है, जीवाश्म क्या होता है? तो सेलों की परतों में दबे जो मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया, यानी कि बहुत करोड़ों साल पहले से लोग जो जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे जो हो उन सेलों के बीच में दबे रहते हैं, उन्हीं के अवशेषों को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। तो हमारी बदलती पृथ्वी, स्थल मंडल अनेक जो है प्लेटों में भी क्या है? विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या करती रहते हैं? घूमती रहती हैं। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण होता है। ये वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। अगला पॉइंट देखिए, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या होता है? तो प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जन बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए एक अचारक पदार्थ अचानक निकलते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। यही होता है आपका ज्वालामुखी, ठीक है। भूकंप के बारे में बात करें तो स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये उद्गम केंद्र क्या होता है? तो भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उद्गम केंद्र, ठीक है। अधिकेंद्र क्या होता है? तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह पृथ्वी है, तो यहाँ से जो है कि क्या हुआ? ये भूकंप का आरंभ हुआ, कंपन स्टार्ट हुआ, तो ये कंपन स्टार्ट हुआ, तो ये होगा आपका उद्गम केंद्र। और जहाँ पर पृथ्वी पे ऊपर जो है कि ये आपका स्टार्ट होगा भू सतह पर, उसे कहेंगे अधिकेंद्र। तो ये आपका अधिकेंद्र होगा, ये आपका उद्गम केंद्र होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लिए, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती हैं। इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में। पी तरंगे यानी अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे यानी अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगे यानी कि पृष्ठीय तरंगे। तो इन तीनों में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी इसमें तरंगे नहीं है। एक ऑप्शन और आपको मिल जाएगा, उसमें आपको बताना रहेगा कि कौन सी नहीं है। तो याद रखना है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय तरंगे। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये गलत दे दिया है, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपीय तरंगे नहीं कहते हैं, ठीक है। भूकंप तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ठीक है, उससे सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है, न कि जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। उसके बाद देखिए, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेषता शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है जिसमें भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या क्या होती हैं? तो पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, और भूदृश्य पर जलवायु एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। ये पहले ही बता दी। वायु जल अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। निक्षेपण की क्रिया जो भी है उसको भी आपको पहले ही बता दिए हैं। बात करते हैं तो नदी के जल से दृश्य भूमि क्या क्या होता है? अपर्दन होता है। जब नदी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। यानी कि इस तरीके से एक समान भूमि है और इस तरीके से जल जब गिरना स्टार्ट होता है ऊपर से बहुत, तो इसे ही क्या कहते हैं? जल प्रपात कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिसे विसर्प कहते हैं। जैसे जब यह मैदानी क्षेत्रों में ये नदी बहते हुए आ रही है तो ऐसे ऐसे क्या होती है? मुड़ने लगती है, तो इसे ही क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ठीक है। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन निक्षेपण क्रिया शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप से नदी से कट एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। जैसे इस तरीके से आपकी नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि इस कभी कभी यहाँ पे जो करते करते क्या होता है, इस तरीके से नदी जो है कि इस तरीके से निकल जाती है और इस तरीके से यहाँ पर जो अलग से होती हैं ये कुछ निकली हुई शाखाएं, तो नदी इधर से निकल जाती है और यहाँ पे एक झील बना लेती है, तो ये चाप झील आपका हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए दिया है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है जिसे निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या हो जाती है? बाढ़ आ जाती है। नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। ठीक है। आगे पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कि नदी अम्ल धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहा जाता है। नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण करती हुई मुहानों के अवसादों के संग्रहण से डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं और समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यानी धीरे धीरे जो दरार होती, समुद्री जो तरंगे होती हैं उनसे शैलों में टकराने के बाद पत्थरों में, चट्टानों में जो धीरे धीरे दरार होती है और समय के साथ धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है और बड़ी होकर एक गुफा का रूप ले लेती है और उसे क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है जिसे क्या कहते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं। यानी इस तरीके का अगर कोई जो है कि मान लीजिए कि सेल है और ये धीरे धीरे इसमें धीरे धीरे दरार हुई और ये कटते कटते सिर्फ क्या बनती है? ये छत बचती है, बाकी का ये पूरा खाली एरिया हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो मेहराब बनते हैं, इसे मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी क्या कर देता है? तोड़ देता है, जिससे केवल दीवारें बचती हैं जिसे स्टैक कहते हैं। जैसे इस तरीके से आपका बचा हुआ था तो ये भी कभी कभी छत पूरा टूट जाता है, तो ये छत टूटने के बाद बचेगा क्या? तो केवल इस तरीके से जो है कि दो खंभे टाइप का बचता है, केवल दीवारें दोनों बचती हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। उसके बाद बात करें कि समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। हिमनद क्या होता है? तो हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। छोटे बड़े शैल रेत व तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आगे देखिए पवन, तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान जो है रेगिस्तान में जो है कि छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। ठीक है। यानी इस तरीके का आपने देखा होगा, छत्रक शैल जो होता है कि ये नीचे से हवा जब चलती है तो ये रेत के टीलों को क्या करती है? धीरे धीरे घिस देती है और इस तरीके से जो है कि इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये होता है छत्रक शैल। शैल को काट करके नीचे हटा देती है, ऊपर जो है कि एक छाता जैसा दिखता है आपको, तो इसे ही छत्रक शैल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें तो पवन चलने से रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह नेट गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इन्हें बालू का डिब्बा कहते हैं। ठीक है। ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इसे लोयस कहते हैं। अगर एक ही जगह पे पूरे बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान गिरा देती है तो ये बालू का टिब्बा बन जाता है और जो है कि ये बराबर जो है कि निक्षेपित कर देती है एक बड़े भाग में, तो उसे क्या कहते हैं? तो लोयस कहते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं वायु के बारे में। तो अगला वायु जो पॉइंट है क्या है कि हमारी पृथ्वी वायु की घनी क्या है? चादर से घिरी हुई है जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वायुमंडल का संगठन की बात करें तो नाइट्रोजन 18% है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन की बात करें तो 0.093%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये और सभी, इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, क्लास 6 वाले नोट्स में।
नाइट्रोजन की बात करें तो वही चीज़ें हैं कि नाइट्रोजन ये हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली है। इसका जो है 78% जो है कि भाग पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो यह किसके लिए ज़रूरी होती है, तो परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की बात करें तो हमको जो है सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पशुओं को भी। और उसके बाद जो है ये 21% आपका जो है कि वायुमंडल में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन जो है वापस देते हैं, जिसको हमारी ज़रूरत होती है। उसके बाद करें आर्गन की, तो आर्गन एक रासायनिक तत्व है, एक निष्क्रिय गैस भी है, और कुछ अन्य गैसें भी हीलियम, हाइड्रोजन आदि जो है कि वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो वायुमंडल की संरचना हमारे 5 परतों में बनी हुई है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। पहला जो है क्षोभ मंडल, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए पृथ्वी है तो पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा जो है मध्य मंडल, उसके बाद आपका जो है क्या बोलते हैं मध्य मंडल है, उसके बाद आपका बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको, यही पहले हम लोगों ने इसको पढ़ चुका है। ठीक है, मौसम एवं जलवायु। मौसम जलवायु की बात करें तो मौसम क्या है, तो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति को क्या कहते हैं, मौसम नाटकीय रूप से परिवर्तन बदलता रहता है। और जलवायु दीर्घकाल के में किसी औसत मौसम को उस स्थान का जलवायु बताता है। ये पहले ही अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं। तापमान की बात करें तो वायु में मौजूदा ताप एवं शीतलता के कारण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। उसके बाद आतपन की बात करते हैं तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव जो है बर्फ से ढके हुए हैं। इसी कारण नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन जो है गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है और गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु एवं कंक्रीट से बने भवन जो है कि गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा को क्या हो जाती है, यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। वायुदाब क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा जो लगाया गया दाब होता है वही वायुदाब कहलाता है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो वायुमंडल के में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब जो है तेजी से क्या होता है, गिरने लगता है। और समुद्र स्तर पर वायुदाब का क्षैतिज विकिरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तप द्वारा प्रभावित होता है। वायु जो है सदैव उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर गमन करती है, ये आप याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पवन की बात करें तो पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन के प्रकार की बात करें तो स्थानीय पवने, मौसमी पवने और फिर से उस अस्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। अस्थायी पवनों की बात करें तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने हैं, जो कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, जो हम पछुआ और पूर्वा हवाएं कहते हैं। ठीक है, मौसमी पवनों की बात करें तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा को बदलती रहती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो भारत में जो मानसूनी पवनें हैं ये कुछ मौसम में ही आती हैं आपको, ठीक है, ये हमेशा नहीं बहती हैं। स्थानीय पवनों की बात करें तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र या 20 वर्ष या दिन किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्थल एवं समुद्री समीर, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहते हैं। ये कुछ स्थानीय पवनें हैं जो एक ही जगह पे चलती रहती हैं किसी छोटे क्षेत्र में। अगला पॉइंट देखिए, आर्द्रता क्या होता है, तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, वायु यानी वायु में जो आपकी नमी जो उपस्थित रहती है उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है अत्यधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो आर्द्र कहते हैं। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं। उसके बाद देखिए, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बनाते हैं और बादल जो है इन्हीं बूंदों को एक समूह होता है और जल की यही बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तर न सके, तब ये घर्षण के कारण नीचे आ जाती हैं, जिसे कि हम वर्षा कहते हैं। तो वर्षा क्या होता है, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है वही क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर जो भूमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर जो है जल के बारे में। तो जल क्या है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से यह वर्षा हिम तथा हिम सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे ही जल चक्र कहते हैं। यानी एक बार नीचे आना फिर ऊपर जाना, नीचे ऊपर आने को ही क्या कहते हैं, पूरा जल चक्र कहते हैं। उसके बाद बात करें कि जल का वितरण किस प्रकार है, तो जल की सतह की 3/4 भाग जैसे कि आपको पता है कि जल से ढका हुआ है। यह धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है।
निम्नलिखित तालिका जो है जल के विवरण का प्रदर्शित दिया गया है। महासागर की बात करें में तो महासागरों में जो है कि जल 97.3% है, जो कि ज़्यादातर जो है कि खारा है, इस पीने योग्य नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें आपका पूरा का पूरा यहाँ पर ग्राफ दिया गया है कि कौन कैसा है। ठीक है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर की लवणता होती है, यानी कि इसमें नमक पाया जाता है। तो और इसीलिए तैराक इसमें क्या करते हैं कि तैरते रहते हैं, इसमें आप डूब नहीं सकते हैं मृत सागर में, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। लवणता 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण की। तो महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंगे और ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो तरंगे क्या होती हैं? जब महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें हम कहते हैं भूकंप। ये भूकंप कहाँ से आ गया? इसमें दिया है, इन्हें कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हें मतलब तरंगे कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली जो ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया है? ज्वार भाटा। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाता है। तो उठना को क्या कहते हैं? ज्वार, और गिरने को क्या कहते हैं? भाटा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जल का नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते रहते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये आपका चंद्रमा है और ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। तो ये जानते हैं कि चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता रहता है। तो जब यह जल के सतह के पास में आ जाता है तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है जल को अपने तरफ खींचता है। तो जब यह जल खींचता है तो जल जो है थोड़ा ऊपर उठता है, और फिर जब यह इधर चलाता है तो ये नीचे गिरता है। तो इस वजह से ज्वार भाटा जो है कि आते रहते हैं इसके कारण। ठीक है, उसके बाद बात की गई है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य और चंद्रमा की एक सीधे में होते हैं, जिसके कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में जो है कि उच्च ज्वार जो है कि बृहत ज्वार आते रहते हैं, क्योंकि ये एक सीध में होता है, जिससे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। उसकी बात करें, चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विविध दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण निम्न ज्वार आता है। हैयस ज्वार का लघु ज्वार कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं क्या होती है? तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जो जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी दोनों हो सकती हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं, और गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। उसके बाद ठंडी महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? तो ये ध्रुवों और अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। और लेब्राडोर धारा जो है शीत महासागरीय धारा होती है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र के लिए माना जाता है। ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा गया है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तो प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है आपका वन, दूसरा है घास स्थल, और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। तो वन क्या होते हैं? जो वृक्ष तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं और सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, और कांटेदार झाड़ियाँ जो है केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, सटीक और एकदम इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी जाएंगे तो बहुत बड़ा नोट्स आपको मिलेगा, जो कि आपको पढ़ने के लिए बहुत ही दिक्कतें होंगी, समय आपके पास कम है। वनस्पति के बारे में बात करते हैं तो ये भी 3 तरीके की होती हैं। एक जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जो होते हैं गर्म होते हैं, और ये पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। इन्हें सदाबहार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ के घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, और आमतौर पर यहाँ पे दृढ़ वृक्ष जैसे कि रोजवुड, आबनुस और महंगाई आदि पाए जाते हैं।
अगला जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद बात करें कि जल संरक्षित कर रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं और इन वनों में पाए जाने वाले दृष्ट काठ वृक्षों में साल, सागवन, नीम, शीशम है। इसमें फर्नीचर, यातायात के निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और इन प्रदेशों में आमतौर पाए जाने वाले जो जानवर हैं, बाघ, शेर, बंदर इत्यादि हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि शीतोष्ण सदाबहार वन, तो शीतोष्ण सदाबहार वन ये वन अक्षांश के तटीय क्षेत्रों प्रदेशों में स्थित हैं और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ बांज, एस, बीच पेड़ पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए जानवर और डिफेंट, मोनाल पक्षी आदि पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है उसके बारे में। तो यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह देखिए यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागरीय समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये जो वनस्पतियां होती हैं भूमध्य सागर के बाहर प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश खट्टे किस्म के जो है कि फल पैदा किए जाते हैं। अगला जो आता है शंकुधारी वन, तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 सेल्सियस में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन जो है अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने, अखबारी कागज तथा नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए किया जाता है। बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार, मुख्य पेड़, मिंक, ध्रुवीय भालू जो जानवर हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं, तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है और यहाँ हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस, ये जो है कि यहाँ की इसके उदाहरण हैं। शीतोष्ण घास स्थल की बात करें तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर पाए जाते हैं। यहाँ घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो पैम्पस, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में ये डॉन, ये कुछ घास के प्रकार हैं जो कि पाए जाते हैं। कटीली झड़ियों की बात करें तो शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं और तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा होने के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। ध्रुवीय प्रदेश कौन होते हैं तो अत्यधिक ठंडा इलाका, इसका यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ सील, वार्ला, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला चैप्टर देखिए मानवीय पर्यावरण। तो बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार के बारे में इसमें बात की गई है। प्रारंभिक मानव के बारे में बात की गई है कि भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। अगला पॉइंट देखिए, प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में क्या करते थे, निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध एवं तो भूमि जो है कि उपजाऊ थी। व्यापार की बात करें तो व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के साथ ही इस साथ मानव की बस्तियां भी बड़ी होती गईं और नदी के घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का क्या विकास हुआ, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नदियों के किनारे ही क्या हुई थी, विकसित हुई थी।
बस्तियां क्या होते हैं, तो वे स्थान जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे बस्तियां कहते हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी बस्तियां और एक अस्थायी बस्तियां। लोग रहने के लिए अस्थायी घर बनाते हैं तो अस्थायी बस्तियां, और जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वो अस्थायी बस्तियां होती हैं। उसके बाद बात करें कि घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों निवासी अक्सर क्या करते हैं, अवस्थियाँ बनाते हैं। वो समय के साथ बदलते रहते हैं अपने स्थान। ऋतु प्रवास क्या होता है, तो आखेट संग्रहण स्थानांतरित कृषि के लिए मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं, तो ऋतु प्रवास कहते हैं। गांव की बात करें तो ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। उसके बाद बात करें सघन बस्ती, तो घर पास पास बने होते हैं सघन बस्ती में। प्रकीर्ण बस्ती वो होते हैं जहाँ पर घर दूर दूर बने होते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है। मनुष्य ने अपने आवास वातावरण के अनुकूल बनाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अगला जो है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, और जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी को मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें जो है फूस की बनी होती हैं। उसके बाद परिवहन की बात करें तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन जो है कि आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। तो बात करते हैं परिवहन के साधन के, तो कौन कौन से हैं। एक सड़क मार्ग है, यानी कि जिससे हम लोग चलते हैं सड़कों के द्वारा, रेल मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, और उसके बाद वायु मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो वायु मार्ग में बात करें तो ये सबसे जो है आपका महंगा माध्यम है, और जल मार्ग जो है आपका सबसे सस्ता जो है कि साधन है। उसके बाद आ जाते हैं संचार के बारे में। संचार में बात करें तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की क्या है, एक प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र एवं साधनों को विकसित कर लिया है, और संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। संचार के जो साधन है वो देखिए, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल आदि, ये सभी क्या हैं, संचार के साधन हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। तो चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं आगे। तो आगे देखिए, भूमध्य से रेखीय प्रदेश क्या होते हैं। तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को कहा जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं अमेजन बेसिन में जीवन जो है कि किस तरीके का है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा में मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, और अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। यह नदी पेरू, बोलोविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के भाग में से अपवाहित होती है। जलवायु की बात करें तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। यहाँ पूरे वर्ष जो है गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ मौसम दिन एवं रात में एक समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षा वन की बात करें तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि पर सघन वन उगते हैं, वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। और वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी और प्राणियों के बंदर, सलाद, चींटी खाने वाली टैपी यहाँ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सांप, अजगर और रेणुकांडा एवं बोआ आदि पाए जाते हैं। जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन समृद्ध है। उसके बाद बात करते हैं वर्षावन के निवासी। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं गंगापुत्र बेसिन में जीवन जो है कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री से उत्तर, 30 डिग्री से उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी सहायक नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। इनके मैदान जो है पर्वत, गिरिपाद, डेल्टा इनकी जो है कि बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ की जो जलवायु मुख्यतः कैसी होती है, तो मानसूनी है। अगला जो पॉइंट देखिए, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। और गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके बाद बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ गया। और सूसू एक प्रकार की डॉल्फिन है जो अंधी मछली होती है और जो गंगा नदी में पाई जाती है। इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 की। तो बात करें दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें
चैप्टर आपका 9 से जो है क्लास 6 का जितना भी कंप्लीट हुआ और 7th का, तो आगे ये चैप्टर 9 से हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 9 और चैप्टर 10 क्लास 7th का और बाकी का जो बचा हुआ आपका क्लास 8 का जो जियोग्राफी का पार्ट है उसको हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो आपके लिए क्या होगा जिसमें आपको बोरिंग महसूस होगा, तो उस वीडियोस में हम उसको कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा। शायद उसको कल हम जल्द से जल्द उसको क्या कर पाएँ, आपको अपलोड करके दे पाएँ। बाकी का जो बात करें तो इसका जो है पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।